मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की हमारा समाज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम अगला पाठ पढ़ते हैं। जल संसाधन। जल हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पशु पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारी पृथ्वी पर सागर महासागर जल के सबसे विशाल स्रोत हैं, परंतु इनका जल खारा होने के कारण सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये जल वाष्प बनकर उड़ने के बाद वर्षा तथा बर्फ के रूप में नदियों में आता है। हम तभी इसका उपयोग कर पाते हैं। धरती की सतह पर वर्षा के पानी से बनते हैं झील, नदियां, तालाब आदि, और धरती के अंदर जमा पानी जिससे हम कुएं तथा नलकूपों द्वारा खींचते हैं। इन्हीं दो स्रोतों के द्वारा हम जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग क्या है वो देखें। जल का उपयोग सिंचाई तथा अन्य कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, प्यास बुझाने, सफाई करने आदि में किया जाता है। घरेलू उपयोग में गांवों में रोजमर्रा के कामों के लिए लोग कुआं, झीलों, नदियों, नलकूपों तथा तालाब के पानी का उपयोग करते हैं। यह जल पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, इसलिए इस उपयोग से कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। शहरों में तालाबों तथा नदियों के पानी को शुद्ध करके घरों तक पहुंचाया जाता है। सिंचाई। हमारे देश के अधिकांश भागों में सिंचाई के लिए लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं, परंतु कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वर्षा नहीं होती या मानसून के समय भी इतनी कम वर्षा होती है कि वहां खेती नहीं की जा सकती। ऐसे में उन क्षेत्रों के लोग कृत्रिम साधनों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। कुछ क्षेत्रों में नलकूप से भी सिंचाई की जाती है। कहीं कहीं तो आज भी रहट का उपयोग होता है। कुएं, टैंक तथा नहर सिंचाई के कृत्रिम साधन हैं। कुएं, जमीन को खोदकर कुओं में से पानी निकाला जाता है। उत्तर के मैदानों में जहां धरती के अंदर जल स्तर ऊंचा है, वहां इसी प्रकार कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। गांवों में आजकल नलकूप यानी ट्यूबवेल का उपयोग भी काफी हो रहा है। नलकूपों द्वारा जमीन के अंदर बहुत गहराई से बिजली की सहायता से पानी खींचा जाता है। टैंक, ऐसे क्षेत्रों में जहां कुएं नहीं खोदे जा सकते, जैसे पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र, वहां पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े टैंक या तालाब बनाए जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती तब उन टैंकों के पानी से खेती की सिंचाई की जाती है। इस तरह की सिंचाई के तरीके आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय हैं। नहर। हमारे देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर खूब पानी रहता है। इन नदियों के पानी को नहरें खोदकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। वहां से छोटी छोटी नालियों द्वारा इस पानी को खेतों में ले जाकर सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई करने का तरीका बहुत पुराना है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में इंदिरा गांधी नहर के कारण काफी स्थानों में हरियाली आ गई है। बांध। नदियों पर छोटे बड़े बांध बनाकर पानी को जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है, फिर इसे नहरों द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। ये बांध बाढ़ को रोकने में भी सहायता करते हैं। बांधों से बिजली भी बनाई जाती है। इसी बिजली से हमारे घरों में प्रकाश होता है तथा बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। नलकूपों का पानी खींचने के लिए भी बिजली का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बांध हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कई बांध बनाए गए, जिसके कारण लाखों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ बन पाई। हमारे देश की खाद्यान्न आपूर्ति भी इनके द्वारा काफी हद तक सामान्य हो गई। इनमें से कुछ प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध, महानदी पर बना हीराकुंड बांध, चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध, कोसी नदी पर बना कोसी बांध, तुंगभद्रा नदी पर बना तुंगभद्रा बांध और कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध। इतने लाभों के साथ साथ इन बांधों से कुछ हानियां भी हैं, जिनके कारण पर्यावरणविद इनका विरोध करते रहे हैं। बांध बनाने के लिए वनों के काफी पेड़ों को काटना पड़ता है। इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी अपना घर बार
और खेती-बाड़ी छोड़नी पड़ती है। वनों के कटाव से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण भूचाल आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। भूचाल यानी भूकंप। उत्तरांचल में टिहरी नदी पर बन रहे बांध तथा नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध को इन्हीं कारण से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण के बारे में जानें। हमारे देश में नदियों के किनारे कई शहर बसे हैं। इन शहरों में चलने वाले कारखानों का कचरा नालों के द्वारा इन नदियों में आकर गिरता है। इससे इन नदियों का जल दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। इसी कारण इसे जल प्रदूषण कहते हैं। हमें अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। गांवों में भी तालाबों, झीलों और कुओं का पानी कई कारणों से प्रदूषित होता है। जब लोग इनमें नहाते धोते हैं तथा पशुओं को भी नहलाते हैं तो वह प्रदूषित हो जाता है। कुओं तथा तालाबों में हवा के साथ कूड़ा कचरा गिरने से इनका जल गंदा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि तालाबों, झीलों तथा कुओं के पानी में कपड़े धोने, नहाने और पशुओं को नहलाने का काम न करें। जहां तक हो सके ढके हुए कुएं ही बनवाएं। हमें अपने जल संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, ये सीमित है। हमारी बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। वर्षा की कमी से भी कई बार जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस सब से निपटने के लिए हमें जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।